कैसे कैसे भिखारियों को रख लेती है काम पे। अरे काव्या, तू आ गई, शुक्र है। ये देख, तूने पार्टी में कैसे जाहिलों को काम पे रखा है। इसे सर्व करने की तमीज तो छोड़, खड़े रहने का शऊर भी नहीं है। आपको थोड़ी सी भी तमीज नहीं है क्या? एक काम भी आपको ढंग से करना नहीं आता? कुछ सीख के नहीं आई थी क्या आप? और ये क्या कपड़े पहने हो आप, भिखारी जैसे? मुंबई शहर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में स्थित सिंघानिया मेंशन की ऊंची दीवारें इस बात की गवाह थीं कि वहां रहने वाले लोग आम दुनिया से कितने अलग हैं। काव्या शहर के सबसे बड़े और अमीर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही उसने अपने आसपास केवल पैसा, रुतबा और नौकर चाकर देखे थे। उसके लिए दुनिया की हर चीज और हर रिश्ते की कीमत सिर्फ पैसों से तय होती थी। दूसरी तरफ था रोहन, एक बेहद शांत, होनहार और जमीन से जुड़ा हुआ लड़का। रोहन ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर काव्या के पिता की मल्टीनेशनल कंपनी में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया था। काव्या को रोहन की सादगी और उसकी तेज बुद्धिमानी से प्यार हो गया और जल्द ही दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद काव्या के पिता ने उन्हें मुंबई के एक पॉश इलाके में 1 करोड़ों का आलीशान बंगला तोहफे में दिया। रोहन ने अपनी पत्नी की खुशी के लिए उस बंगले में रहना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन शादी से पहले ही उसने काव्या को अपनी एक शर्त बता दी थी। उसकी माँ, जो बनारस के पास एक छोटे से कस्बे में रहती हैं, वो भी कुछ समय बाद उनके साथ आकर हमेशा के लिए उसी घर में रहेंगी। काव्या ने उस वक्त तो बिना सोचे समझे हाँ कर दी थी। कुछ महीनों बाद रोहन की माँ सावित्री देवी हमेशा के लिए मुंबई आ गई। सावित्री देवी का रहन सहन एक बेहद साधारण और पारंपरिक महिला जैसा था। सूती साड़ी, माथे पर लाल बिंदी और बेहद शांत स्वभाव, उनका यह रूप देखकर काव्या की नाक भौं सिकुड़ गई। काव्या को लगा कि रोहन की माँ बिल्कुल गंवार हैं और उनके इस हाई क्लास स्टेटस और मॉडर्न घर के बिल्कुल लायक नहीं हैं। शुरुआत के कुछ दिन तो ठीक रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, काव्या का असली बर्ताव बाहर आने लगा। रोहन अपने काम में बहुत व्यस्त रहता था और अक्सर उसे कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ता था। रोहन की गैर मौजूदगी में काव्या ने सावित्री देवी को यह एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि वो इस महंगे घर में सिर्फ एक बोझ हैं और काव्या के पिता के पैसों पर पल रही हैं। एक दिन घर की मुख्य नौकरानी छुट्टी पर थी। काव्या अपने हाई सोसाइटी दोस्तों के साथ किटी पार्टी करके लौटी और सोफे पर बैठते हुए जोर से चिल्लाई, अरे कोई है, मेरे लिए एक कड़क कॉफी लेकर आओ और जल्दी। सावित्री देवी, जो अपने कमरे में पूजा कर रही थी, जल्दी से रसोई में गईं और अपनी बहू के लिए कॉफी बनाकर ले आईं। काव्या ने कॉफी का एक घूंट लिया और कप को कांच की टेबल पर जोर से पटकते हुए गुस्से में बोली, कैसा पानी जैसी कॉफी बनाई है, आपको तो इतना भी नहीं आता। वैसे भी जब इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़नी ही हैं, तो कम से कम घर का काम तो ढंग से सीख लीजिए। जाइए, जाके मेरा कमरा साफ कीजिए। और कल के पार्टी वाले कपड़े धोकर प्रेस कर दीजिए। सावित्री देवी ने काव्या की इस बदतमीजी पर पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने शांति से कप उठाया और चुपचाप सफाई करने चली गईं। काव्या को लगा कि उसकी सास पूरी तरह से लाचार है और उनके ही पैसों पर निर्भर है। उसे अपनी सास में सिर्फ एक मुफ्त की नौकरानी नजर आ रही थी। धीरे धीरे काव्या के ताने और जुल्म बढ़ने लगे। वह सावित्री देवी से घर के सारे भारी काम करवाने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सावित्री देवी हर बात को बिना कोई शिकायत किए सह जाती। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति और एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी, मानो वो काव्या की नासमझी पर मन ही मन मुस्कुरा रही हो। काव्या को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सास को वो एक गरीब, लाचार नौकरानी समझकर रोज जलील कर रही है, उसकी असली हैसियत क्या है। कुछ दिनों बाद रोहन एक बहुत जरूरी बिजनेस ट्रिप के लिए 15 दिनों के लिए लंदन चला जाता है। रोहन जाने के दूसरे ही दिन काव्या ने अपने हाई सोसाइटी दोस्तों और कुछ खास मेहमानों के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। घर को किसी 5 स्टार होटल की तरह सजाया गया था। काव्या ने जानबूझकर मुख्य नौकरों को छुट्टी दे दी और बाकी स्टाफ को दूसरे कामों में उलझा दिया, ताकि वह अपनी सास सावित्री देवी से मेहमानों के सामने काम करवा सके और अपने दोस्तों के बीच अपना रुतबा दिखा सके। शाम को जब मेहमान आने शुरू हुए तो काव्या ने सावित्री देवी को एक पुरानी साधारण सी सूती साड़ी में ही मेहमानों को स्नैक्स सर्व करने का हुक्म दिया। काव्या ने अपनी एक अमीर दोस्त नताशा से कहा, ये देखिए गाइस, ये है रोहन की माँ।
बेचारी गांव से आई हैं, इन्हें दुनियादारी का कुछ अता पता नहीं है। मैंने सोचा घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हैं, तो कम से कम मेहमान नवाजी का काम ही सीख लें। आखिर मेरे पापा के दिए घर में रह रही हैं, तो थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा ना। नताशा और बाकी दोस्तों ने सावित्री देवी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ओह गॉड काव्या, तुम भी कितनी दयालु हो जो ऐसी अनपढ़ औरत को अपने इतने महंगे घर में पनाह दी है। सावित्री देवी एक ट्रे में जूस लेकर उनके पास आईं। तभी जानबूझकर नताशा ने अपना पैर आगे कर दिया। सावित्री देवी का संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा और जूस की कुछ बूंदें नताशा की महंगी ड्रेस पर गिर गईं। You stupid old woman! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब करने की? नताशा जोर से चिल्लाई। काव्या तुरंत अपनी जगह से उठी और उसने सबके सामने अपनी सास को बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। आपको एक काम ढंग से नहीं आता। पता है ये ड्रेस कितने की है? आप पूरी जिंदगी काम करेंगी तब भी इसकी कीमत नहीं चुका पाएंगी। ओके, चुपचाप इसे साफ कीजिए और जाके किचन में बर्तन धोइए। यहाँ दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सावित्री देवी की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका, लेकिन उन्होंने फिर से खुद को बड़ी शालीनता से संभाल लिया। उन्होंने गहरी सांस ली, शांति से कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मेरा ध्यान कहीं और था, माँ ने देखा नहीं। और बिना कोई तमाशा किए चुपचाप किचन की तरफ चली गईं। उसी पार्टी में शहर के सबसे बड़े और मशहूर वकील मिस्टर सिंघानिया भी आए हुए थे, जो काव्या के पिता के बहुत करीबी दोस्त और लीगल एडवाइजर थे। मिस्टर सिंघानिया अचानक उस कोने में आए जहां ये सब तमाशा हो रहा था। उन्होंने दूर से सावित्री देवी की पीठ देखी। उस साधारण सी सूती साड़ी और उस चाल को देखकर उनके कदम ठिठक गए। उन्हें लगा कि उन्होंने इस महिला को कहीं देखा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, सावित्री देवी किचन में जा चुकी थी। मिस्टर सिंघानिया ने काव्या के पास आकर पूछा, काव्या बेटा, वो महिला कौन थी जो अभी अंदर गई? मुझे उनका चेहरा तो नहीं दिखा, पर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। नादी, अरे अंकल, वो मेरी सास है। रोहन की माँ बिल्कुल गंवार है, उन्हें तो ढंग से चलना भी नहीं आता। मिस्टर सिंघानिया के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, रोहन की माँ पर? रोहन का सरनेम तो रायजादा है। रायजादा है? क्या तुम्हारी सास का नाम सावित्री रायजादा है? काव्या ने लापरवाही से अपना जूस पीते हुए जवाब दिया, हाँ, कुछ ऐसा ही नाम है। क्यों, क्या हुआ अंकल, आप किसी रायजादा को जानते हैं क्या? मिस्टर सिंघानिया के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। उनके हाथ से कांच का गिलास छूटते छूटते बचा। उन्होंने काव्या को घूरते हुए कहा, बेटा, अगर ये वही सावित्री रायजादा हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम शायद नहीं जानती कि तुम्हारे इस घर की नींव किसके इशारे पर टिकी है। मिस्टर सिंघानिया के चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखकर काव्या की हंसी छूट गई। उसने अपना जूस का गिलास टेबल पर रखा और लापरवाही से कहा, अंकल, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आप शायद किसी और सावित्री रायजादा को याद कर रहे हैं। मेरी सास तो बनारस के पास किसी छोटे से गांव की रहने वाली एक मामूली सी औरत हैं। उनके पास तो ढंग के कपड़े पहनने तक की अकल नहीं है। अच्छा, वो किसी बड़ी हैसियत वाली कैसे हो सकती हैं? वो तो यहाँ मेरे पिता के दिए टुकड़ों पर पल रही हैं। मिस्टर सिंघानिया ने काव्या को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। उन्होंने अपनी आवाज को धीमा लेकिन सख्त करते हुए कहा, काव्या, तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुम जिस रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम अक्सर अखबारों में पढ़ती हो, जो एशिया की टॉप 10 कंपनियों में आती हैं, उसकी मालकिन का नाम भी सावित्री रायजादा ही है। काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या हुआ, दुनिया में एक नाम के कई लोग होते हैं। और वैसे भी अगर रोहन इतने बड़े खानदान से होता तो वो मेरे पापा की कंपनी में नौकरी क्यों करता? वो तो एक आम सा कर्मचारी था जिसे मेरे पापा ने प्रमोट किया था। मेरी सास एक गरीब और अनपढ़ महिला है, बस। मिस्टर सिंघानिया का माथा ठनक गया। उन्होंने कहा, मुझे अभी के अभी उनसे मिलना है। मुझे अपनी आंखों से देखना है कि क्या वो वही हैं। काव्या झल्लाते हुए बोली, ठीक है, चलिए, वो किचन में मेरे दोस्तों के जूठे बर्तन धो रही होंगी। आप खुद ही देख लीजिए अपनी अरबपति मालकिन को। मिस्टर सिंघानिया तेज कदमों से किचन की तरफ बढ़े। उनके पीछे पीछे काव्या भी अपनी जीत की मुस्कान लिए चल पड़ी। उसे यकीन था कि वकील अंकल को कोई गलतफहमी हुई है। जैसे ही मिस्टर सिंघानिया ने किचन का दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उनके कदम वहीं जम गए।
सावित्री देवी फर्श पर बैठकर बहुत ही शांति से बर्तन साफ कर रही थी। उनकी सूती साड़ी पानी से थोड़ी भीग गई थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज और वो शांत आभा अभी भी वैसी ही थी। मिस्टर सिंघानिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने अपनी महंगी जैकेट की परवाह किए बिना तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़े और लगभग रुंधे हुए गले से बोले, मैडम, आप यहाँ इस हाल में? काव्या यह सब देखकर हैरान रह गई। शहर का सबसे बड़ा और रुतबेदार वकील, जिसके सामने बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन सिर झुकाते थे, वो उसकी गमवार सांस के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। सावित्री देवी ने बर्तन धोना बंद किया। उन्होंने अपने हाथ तौलिए से पोंछे और धीरे से मुड़कर मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखा। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। अरे वकील साहब, आप यहाँ? सावित्री देवी ने बेहद शांत और गंभीर आवाज में कहा, मैंने तो आपसे स्पष्ट कहा था कि मेरी असली पहचान और मेरा अतीत किसी भी हाल में बाहर नहीं आना चाहिए, खासकर मेरे बेटे रोहन की शादी के बाद। काव्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में जैसे कोई धमाका सा हुआ। वकील साहब, मैडम, असली पहचान? काव्या बड़बड़ाई। अंकल, आप इस नौकरानी को मैडम क्यों कह रहे हैं? मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से से पलटकर काव्या को देखा और ऐसी बात कही जिसने काव्या के पैरों तले से जमीन पूरी तरह से खिसका दी। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ काव्या। तुम जिन्हें नौकरानी समझकर जलील कर रही हो, उनको जानती भी हो वो कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे अमीर और शक्तिशाली महिलाओं में से एक सावित्री देवी रायजादा हैं। और तुम जिस घर पर, जिस दौलत पर इतना घमंड कर रही हो, वो दरअसल तुम्हारे पिता की नहीं बल्कि इन्हीं सावित्री देवी की बदौलत बची हुई है। मिस्टर सिंघानिया के ये शब्द किसी बम की तरह काव्या के कानों में फटे। उसका चेहरा पीला पड़ गया और होंठ कांपने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से झकझोर कर जगा दिया हो। अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? काव्या ने हकलाते हुए पूछा। मेरे पापा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। आप मजाक कर रहे हैं ना? कहाँ मैं और कहाँ ये सड़क छाप नौकरानी? मिस्टर सिंघानिया ने अपनी आवाज में और सख्ती लाते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा काव्या। 6 महीने पहले तुम्हारे पिता की कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो चुकी थी। वो सड़क पर आने वाले थे। उनके पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। तब सावित्री जी की रायजादा ग्रुप ने ही उनकी कंपनी में करोड़ों का निवेश करके उन्हें बचाया था। यहाँ तक कि यह आलीशान बंगला जिस पर तुम इतना इतरा रही हो, यह भी तुम्हारे पिता ने नहीं बल्कि शादी के तोहफे के रूप में सावित्री जी ने ही खरीदा था। उन्होंने ही तुम्हारे पिता को सख्त हिदायत दी थी कि वो ये बात तुम्हें या दुनिया में किसी को भी ना बताएं। यह सुनकर बाहर हॉल में खड़ी नताशा और काव्या के बाकी दोस्तों की बोलती भी बंद हो गई, जो छुपकर यह सब सुन रहे थे। काव्या के पैरों तले से मानो सच में जमीन खिसक गई। वह लड़खड़ाकर पीछे हटी और दीवार का सहारा लिया। जिस औरत को वह पिछले कई महीनों से अनपढ़, गंवार और मुफ्तखोर समझकर गालियां दे रही थी, बर्तन मंजवा रही थी, वो असल में उस घर की असली मालकिन थी और उसके पिता की तारणहार थी। सावित्री देवी, जो अब तक फर्श पर बैठी थीं, बहुत ही ग्रेस और गरिमा के साथ उठी। अब उनके चेहरे पर वो लाचारी या बेबसी नहीं थी। उनकी आंखों में एक बहुत बड़े साम्राज्य को चलाने वाली मालकिन का तेज साफ झलक रहा था। उन्होंने मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, भले बस सिंघानिया जी, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर सावित्री देवी ने पलटकर काव्या की तरफ देखा। उनकी नजरों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी निराशा थी। रोहन मेरा इकलौता बेटा है, सावित्री देवी ने कहना शुरू किया। उनकी आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उसमें एक अजीब सी अथॉरिटी थी। हमेशा से अरबों की दौलत के बीच पलने के बावजूद रोहन अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता था। इसलिए उसने अपना सरनेम छिपाकर तुम्हारे पिता की कंपनी में एक आम कर्मचारी की तरह नौकरी शुरू की। जब उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे लगा कि मेरे बेटे को एक ऐसी लड़की मिल गई है जो उससे प्यार करती है, उसकी हैसियत से नहीं। काव्या की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। वह शर्म से पानी पानी हो रही थी। सावित्री देवी आगे बोली, जब तुम्हारी शादी तय हुई तो मैंने ही ये शर्त रखी थी कि मैं तुम्हारे साथ आकर रहूंगी। मैं देखना चाहती थी कि जिस लड़की को मेरा बेटा अपनी जीवन संगिनी बना रहा है, उसका दिल कैसा है। क्या वो बिना पैसों के भी किसी इंसान की इज्जत कर सकती है? लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया काव्या। तुमने एक इंसान की कीमत सिर्फ उसके कपड़ों और उसके बैंक बैलेंस से लगाई। काव्या रोते हुए सावित्री देवी के पैरों में गिरने ही वाली थी कि तभी घर के मेन दरवाजे से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सावित्री जी कहाँ है?
काव्या ने पलट कर देखा। उसके पिता, जो हमेशा महंगे सूट में और रुतबे में रहते थे, आज पसीने से लथपथ, बाल बिखरे हुए और बेहद घबराई हुई हालत में हॉल में दौड़ते हुए आ रहे थे। उनके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। काव्या अपने पिता की ऐसी हालत देखकर सन्न रह गई। पापा, आप यहाँ ऐसे? लेकिन उसके पिता ने काव्या की तरफ देखा भी नहीं। वो सीधे भागते हुए किचन के दरवाजे तक आए और सावित्री देवी को देखते ही फूट फूट कर रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गए। काव्या के पिता घुटनों के बल सावित्री देवी के सामने बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। काव्या, नताशा और बाकी सभी मेहमान बुत बनकर यह नजारा देख रहे थे। सावित्री जी, मुझे बर्बाद होने से बचा लीजिए। काव्या के पिता ने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे अभी अभी मेरी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स का फोन आया है कि रायजादा ग्रुप ने हमारी कंपनी से अपना सारा निवेश और समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। अगर ऐसा हुआ तो मैं आज ही सड़क पर आ जाऊंगा। मेरी सारी इज्जत, मेरी कंपनी सब नीलाम हो जाएगी। प्लीज मुझ पर रहम कीजिए। काव्या यह सुनकर सुन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्या हो रहा है। सावित्री देवी ने तो निवेश वापस लेने का कोई आदेश नहीं दिया था, फिर यह कैसे हुआ? तभी घर के मुख्य दरवाजे से एक भारी और जानी पहचानी आवाज गूंजी। यह फैसला मां ने नहीं, मैंने लिया है। सबने पलटकर देखा। दरवाजे पर रोहन खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से और निराशा से तमतमा रहा था। काव्या उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसे तो 15 दिन के लिए लंदन जाना था। रोहन, तुम तो लंदन जाने वाले थे ना? काव्या के मुंह से बमुश्किल शब्द निकले। रोहन धीमे लेकिन भारी कदमों से अंदर आया। उसने काव्या की तरफ ऐसी नजरों से देखा जिसमें अब प्यार की जगह सिर्फ नफरत और अफसोस था। मैं लंदन कभी गया ही नहीं था काव्या। मुझे तुम्हारे बर्ताव पर शक तो पहले ही दिन से था, लेकिन मैं देखना चाहता था मेरी गैर मौजूदगी में तुम उस माँ के साथ कैसा सुलूक करती हो। रोहन ने अपनी माँ के पास जाकर उनके हाथ पकड़ लिए और फिर काव्या की ओर मुड़कर बोला, तुमने मेरी माँ को नौकरानी समझा, उनसे बर्तन मंजवाए, उन्हें अपने दोस्तों के सामने जलील किया। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा पैसा दुनिया की हर चीज खरीद सकता है? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं काव्या, जिस दौलत का तुम्हें इतना घमंड है वो मेरी माँ के एक इशारे पर मिट्टी में मिल सकती है। काव्या पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका सारा घमंड, उसकी सारी अकड़ आंसुओं में बह रही थी। वह दौड़कर रोहन और सावित्री देवी के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसों के नशे में अंधी हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। प्लीज मेरे पापा की कंपनी मत बर्बाद कीजिए। मैं आज के बाद कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। काव्या बिलक बिलक कर रो रही थी। उसके अमीर दोस्त, जो कुछ देर पहले सावित्री देवी का मजाक उड़ा रहे थे, अब शर्मिंदा होकर एक एक करके घर से खिसक चुके थे। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली। उन्होंने काव्या के पिता को कंधे से पकड़कर उठाया और शांत स्वर में कहा, आप उठ जाइए भाई साहब। गलती आपकी बेटी ने की है, उसकी सजा मैं आपके कर्मचारियों और आपकी कंपनी को नहीं दूंगी। रायजादा ग्रुप आपका समर्थन वापस नहीं लेगा। यह सुनकर काव्या के पिता ने राहत की सांस ली और सावित्री देवी के सामने नतमस्तक हो गए। लेकिन रोहन का फैसला अभी बाकी था। उसने काव्या को अपने पैरों से दूर हटाते हुए सख्त आवाज में कहा, माँ ने तुम्हारे पिता को माफ कर दिया क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता काव्या। जिस लड़की के दिल में बड़ों के लिए इज्जत नहीं, जो इंसानों को पैसों के तराजू में तौलती है, वो मेरी पत्नी नहीं हो सकती। काव्या सन्न रह गई। रोहन प्लीज ऐसा मत कहो, मैं सुधर जाऊंगी। रोहन ने बिना उसकी बात सुने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। चलो माँ, ये घर और ये दुनिया हमारे लायक नहीं है। हम अपने उसी घर चलेंगे जहाँ कम से कम इंसानियत तो बसती है। सावित्री देवी ने एक आखिरी बार काव्या की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब कोई रहस्यमयी मुस्कान नहीं, बल्कि एक कड़वा सच था। उन्होंने धीरे से कहा, पैसा इंसान की जरूरत पूरी कर सकता है काव्या, लेकिन उसकी हैसियत और इज्जत सिर्फ उसके कर्म तय करते हैं। तुमने आज सिर्फ एक नौकरानी नहीं, बल्कि अपना घर, अपना परिवार और अपना प्यार खो दिया है। रोहन और सावित्री देवी उस करोड़ों के आलीशान बंगले से बाहर निकल गए। मिस्टर सिंघानिया भी उनके पीछे पीछे चले गए। पीछे रह गई तो सिर्फ काव्या, जो अब उस विशाल, महंगे और शानदार घर के फर्श पर अकेली बैठी थी। उसके पास दौलत तो थी, लेकिन उस दौलत के बीच वह दुनिया की सबसे गरीब और लाचार इंसान बन चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि असली करोड़पति वह नहीं, बल्कि उसकी वह सादगी भरी सांस थी जिसने बिना एक शब्द कहे
उसे जिंदगी का